चलो देखो, तो पिछले क्लास में हम सभी ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 9। चलिए ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 9 हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, और 9 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बना रहे थे। क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन का? प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे थे। बोलिए ना जी। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। जो हम लोगों ने कितने ट्रांजैक्शन देखे थे कल? बोलो। 3 ही ट्रांजैक्शन देखे थे। चलो आज चौथा ट्रांजैक्शन और उसके आगे देखते हैं। ठीक है सर, चलिए। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, बोलेंगे? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है, समझिए बात। और इसका हम लोग क्या बना रहे हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। क्या बना रहे हैं जी? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना रहे हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर कौन सा? 1। और 1 का कल 3 गो ट्रांजैक्शन देख लिए थे ना। आज चौथा ट्रांजैक्शन के तरफ बढ़ते हैं सर, और उम्मीद करते हैं कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना जिस प्रकार से सिखाया गया है आप लोगों ने सीखा होगा उसको। कोई डाउट? तो चलिए ध्यान दीजिए ट्रांजैक्शन नंबर 4 के ऊपर। जिनके पास किताब है वो किताब में देखेंगे, जिनके पास किताब नहीं है वो लोग मेरे बातों पर ध्यान देंगे। ऑलरेडी हम वहां पे लिखते भी हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ट्रांजैक्शन नंबर 4 है परचेज्ड, ध्यान दीजिए इधर, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। क्या इसका हिंदी भी लिखे? राम से उधार में माल खरीदा। राम से उधार में माल खरीदा। क्या खरीदा सर? राम से उधार में माल खरीदा। चलिए सबसे पहले 2 अकाउंट की पहचान करते हैं। मालूम है ना, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप बोलो, सबसे पहला स्टेप 2 अकाउंट की पहचान करना। तो सबसे पहले 2 अकाउंट की पहचान करो। गुड्स खरीदे हैं ना, और गुड्स उधार में खरीदे हैं। तो गुड्स खरीदे हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट, गुड्स खरीदे हैं उसके लिए परचेजेज अकाउंट, और गुड्स उधार में खरीदे हैं तो उसके लिए सामने वाले का नाम अकाउंट यानी राम से अकाउंट। कोनो दिक्कत किसी को? बोलो ना। पहला स्टेप समझ में आया क्या? गुड्स खरीदे हैं तो उसके लिए परचेज अकाउंट, और उधार में राम से खरीदे हैं तो उसके लिए राम अकाउंट। अगर यही गुड्स नगद में खरीदे होते तो यहाँ क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट लिखते हैं। कोई दिक्कत? चलो अब दूसरा स्टेप कोई बताएगा क्या? इनका नेचर पहचान के ये बताना कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। तो बताओ इनका नेचर क्या है? परचेज अकाउंट क्या है? बोलो। परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है इसीलिए कौन अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड सर। चलिए अब राम के बारे में बताइएगा। क्या राम क्या है? राम किसी का नाम है, और नाम है तो पर्सनल अकाउंट। दूसरा स्टेप समझ आया क्या? किसी को कोई डाउट? नेचर पहचान के ये बताना है कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। अब तीसरा और लास्ट स्टेप हमारा है कि सर जब अकाउंट की पहचान हो गई कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, तो इनका गोल्डन रूल पढ़ के हमको डेबिट और क्रेडिट कर देना है। तो चलिए सबसे पहले क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल पढ़िए। क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी खर्च हानि को डेबिट करते हैं और आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो क्या बताइएगा कि परचेज क्या है? परचेज क्या है? एक्सपेंस है ना। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस कहें या क्रेडिट ऑल इनकम कहें? डेबिट ऑल एक्सपेंस कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलो।
उसके बाद राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है ना, तो पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी लेने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो बताइए, राम से हमने खरीदा है, राम नाम के व्यक्ति से खरीदा है, तो राम ने कुछ लिया है या कुछ दिया है? हमने खरीदा है ना सर, तो हमने खरीदा है तो उसने दिया है। आया लॉजिक समझ में? तो डेबिट द रिसीवर होगा या क्रेडिट द गिवर होगा? क्रेडिट द गिवर होगा। किसी को दिक्कत? क्लियर? ऐसे ही हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, ट्रांजैक्शन नंबर 4 में कोई दिक्कत नहीं, पांचवा बढ़े। पांचवा ट्रांजैक्शन लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। पांचवा ट्रांजैक्शन क्या लिखा है सर? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। पीछे वालों को दिखाई दे रहा है क्या कि और साइज बड़ा करके लिखे? चलिए ठीक है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी हिंदी में इसका क्या कहेंगे? नगद में माल बेचा। कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो ना भाई, नगद में माल बेचा कर सकते हो? चलो बताओ, दो अकाउंट की पहचान करो जल्दी, पीछे बातें नहीं होनी चाहिए। दो अकाउंट की पहचान करो पहले। यहां पर नगद में माल बेचे हैं तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसके लिए कैश अकाउंट, और माल बेचे हैं तो उसके लिए सेल्स अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो बताओ, कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। सेल्स क्या है? इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो अब रियल अकाउंट का रूल पढ़ो। डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। मतलब आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। तो बताओगे पैसा आया है कि गया है? आया है तो डेबिट वाट कम्स इन या क्रेडिट वाट गोज आउट? डेबिट वाट कम्स इन। किसी को दिक्कत? चलो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज या क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी खर्च हानि को डेबिट करते हैं और आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो बताओगे ये सेल्स क्या है? इनकम है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस कहेंगे या क्रेडिट ऑल इनकम कहेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंस कहेंगे या क्रेडिट ऑल इनकम कहेंगे? बोलो। चलो ध्यान दो, यहां पर तो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंस कहेंगे या क्रेडिट ऑल इनकम कहेंगे? क्रेडिट ऑल इनकम कहेंगे। किसी को दिक्कत? चलो पांचवा ट्रांजैक्शन हो गया। समझ आ रहा है सर? पहला स्टेप में क्या करना है? दो अकाउंट की पहचान करनी है। दूसरे स्टेप में उनका नेचर पहचान के ये बताना है कि वो पर्सनल अकाउंट है कि रियल है कि नॉमिनल है। जब दूसरा स्टेप हो जाएगा पर्सनल या नॉमिनल की पहचान, फिर क्या करेंगे? उनका गोल्डन रूल पढ़ के उनको डेबिट क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बात? ये 3 स्टेप में सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने हैं। चलिए अगला कहता है 6 नंबर, सोल्ड गुड्स टू सत्यम ऑन क्रेडिट। अगला ट्रांजैक्शन लिखा है सोल्ड गुड्स टू सत्यम ऑन क्रेडिट, यानी सत्यम को उधार में, हिंदी लिखे तो क्या लिखेंगे जी? सत्यम को उधार में माल बेचा। यहां लिख दे क्या? सत्यम को उधार में माल बेचा। सत्यम को उधार में माल बेचा। चलिए बताइए, सत्यम को उधार में माल बेचे हैं। अगर नगद में बेचे होते तो पैसा आता, माल जाता, लेकिन उधार में बेचे हैं तो पैसा नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे? जिसको उधार में बेचे हैं उसका नाम लिख देंगे, जिसको भी बेचे हैं सामने वाले का नाम लिख देंगे। तो चलो बताओ, किसको बेचे हैं? सत्यम को। तो क्या लिखेंगे? सत्यम अकाउंट, और माल बेचे हैं उसके लिए सेल्स अकाउंट। वेरी गुड सर। चलिए अगला स्टेप बताइए, इनका नेचर पहचानिए। सत्यम क्या है? नाम है, इसीलिए पर्सनल अकाउंट है। सेल्स क्या है? इनकम है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट है। किसी को दिक्कत? चलो बताओ, पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी लेने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। तो बताओ, सत्यम को माल बेचा गया है ना? अरे माल सोल्ड गुड्स किया गया है, माने माल बेचा गया है ना? तो माल बेचा गया है सत्यम को, तो सत्यम ने लिया है या सत्यम ने दिया है?
हमने बेचा है तो सत्यम ने लिया है। तो बताओ डेबिट द रिसीवर या क्रेडिट द गिवर? बोलो ना जी, डेबिट द रिसीवर। किसी को दिक्कत? चलो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। डेबिट व्हाट? वाह, नॉमिनल अकाउंट का रूल आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं एकदम। माने नहीं होता है, कभी कभी वो याद आता है कि जैसे कहानी बचपन में पढ़े थे, शिकारी आएगा, हाँ, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। अच्छे से रट लो सब, है ना। वो रट लिया है सब, रटते हुए उड़ रहा है सब बोलते हुए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं। अब फिर भी शिकारी आया है, दाना डाला है, हम लोग चले गए, जाल में फंस गए। नहीं समझ में आया? अरे भाई, उसको रटना नहीं है, उसको समझना भी है। क्यों, बात क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल पूछ रहे हैं, पीछे से बोल रहे हैं डेबिट वाट, तो साथ में बोल रहे हो कम सीन। अरे ये भी तो देखो कि बी अलर्ट, बी अलर्ट। चलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ते हैं। बताइए नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलिए। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी खर्च हानि होगा तो डेबिट और आय लाभ होगा तो क्रेडिट। तो बताओ कि सेल क्या है? इनकम है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस होगा या क्रेडिट ऑल इनकम होगा? क्रेडिट ऑल इनकम होगा। किसी को डाउट? तो भावनाओं में नहीं बहना है, शब्दों पर ध्यान देना है, ठीक है सर। चलिए 7वां नंबर ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। पढ़े क्या? बोलो ना। 7वां ट्रांजैक्शन लिखा है पेड रेंट बाई चेक, नहीं, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये है ऊपर लिखे हैं। चलिए 7वां ट्रांजैक्शन यहां लिखते हैं। पेड रेंट बाई, ये 8वां नंबर लिख दिया क्या? हाँ 7वां इसके पहले डिपॉजिटेड है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलो चलो ठीक है। देखो यार 7वां नंबर ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में जमा किया। हिंदी क्या होगा इसका? बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया। चलो बताओ क्या होगा इसका? अब बैंक में जमा किए तो क्या जमा किए हैं? पैसा। तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, बैंक में पैसा आएगा ना, लेकिन कैश हमारे बिजनेस से जाएगा। बैंक में तो पैसा आएगा लेकिन बिजनेस से कैश जाएगा। तो बताओ बैंक में पैसा आया तो उसके लिए बैंक अकाउंट बोलो, और हमारे पास से कैश चला गया तो उसके लिए कैश अकाउंट। चलो बताओ बैंक क्या है? एसेट है। चूंकि किसी बैंक का नाम नहीं दिया है ना, नाम दिया रहता तो पर्सनल अकाउंट होता, लेकिन नाम तो दिया नहीं है, और जब नाम नहीं दिया है तो क्या है? वो एसेट है। क्योंकि बैंक बैलेंस हम लोग कहते हैं ना कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, अपना संपत्ति बताना चाहते हैं, एसेट बताना चाहते हैं। जब किसी को बैंक केवल शब्द कहते हैं कि मेरे बैंक में इतना पैसा है, तो यानी कि हम अपना संपत्ति बताना चाहते हैं, और संपत्ति जो है वो क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। कोई दिक्कत? इसीलिए यहाँ पर बैंक क्या हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। कैश बोलो, कैश क्या है? एसेट है तो रियल अकाउंट। किसी को कोई दिक्कत? तो चलो अब रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। डेबिट वाट, क्रेडिट वाट, मतलब आता है तो जाता है तो बताओगे बैंक में पैसा आया है कि बैंक से पैसा गया है? बैंक में जमा किए हैं तो बैंक में पैसा आया है ना, तो डेबिट वाट कम सीन या क्रेडिट वाट को जाओ। तो बैंक में तो सर डेबिट वाट कम सीन हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अब कैश के लिए बता दो, कैश भी तो रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल पढ़ो। डेबिट वाट, क्रेडिट वाट, मतलब आता है तो और जाता है तो बताओगे पैसा आया है कि पैसा गया है? सर कैश तो गया है ना, कैश तो गया है ना सर, तो कैश गया है तो क्या होगा? डेबिट वाट कम सीन या क्रेडिट वाट? क्रेडिट वाट को जाओ। किसी को दिक्कत? बोलो। नहीं समझ में आया? चलो अगला ट्रांजैक्शन लिखते हैं 8वां नंबर। लिखे 8वां नंबर ट्रांजैक्शन कहता है पेड, बोलो, पेड रेंट बाई चेक। पेड रेंट बाई चेक, यानी कि चेक के द्वारा। चेक समझते हो? कभी दिए हो किसी को चेक? चेक द्वारा क्या हुआ? रेंट यानी किराया दिया। चेक द्वारा किराया दिया या चेक से किराया दिया, ये भी बोल सकते हो।
चलो बताओ, चेक द्वारा या चेक से किराया दिया, तो किराया देना तो खर्चा है ना सर। रेंट देना क्या है? रेंट देना क्या है जी? खर्चा है। तो रेंट अकाउंट बोलो। और चेक से दिए हैं, चेक से दिए हैं, तो जब भी पैसा चेक से दिया जाता है तो बताओ फाइनली उसका असर क्या पड़ता है? सर हमारे पास से हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है। चेक देने से कैश कैसे कम हो जाएगा? वही नहीं सर, चेक जब हम लोग देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति वो चेक बैंक में लेके जाता है और हमारे बैंक बैलेंस से पैसा कट जाता है, मालूम है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर चेक से पेमेंट किया गया है तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको बैंक अकाउंट। आया बात समझ में कि यहाँ बैंक अकाउंट क्यों होगा? बोलो ना। अरे कैश दिए होते तब ना कैश लिखते, यहाँ पर तो चेक दिए हैं। चेक देने से कैश थोड़ी घटेगा, चेक देने से बैंक बैलेंस घटेगा, इसीलिए बैंक अकाउंट लिखाएगा। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है सर? चलिए बताइए, रेंट क्या है? अरे बोलो ना भाई, रेंट क्या है? एक्सपेंस है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट। बैंक क्या है? बैंक एसेट है, इसीलिए रियल अकाउंट। किसी को दिक्कत? चलो अब नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, यानी कि खर्च हानि को डेबिट करते हैं और आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो बताओ कि रेंट क्या है? खर्च है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस होगा या क्रेडिट ऑल इनकम होगा? डेबिट ऑल एक्सपेंस होगा। किसी को दिक्कत? चलो अब रियल अकाउंट का रूल पढ़ो। डेबिट वाट, क्रेडिट वाट, मतलब आता है तो जाता है। तो बताओगे पैसा बैंक में आया है या बैंक से गया है? सर चेक दिए हैं तो बैंक से जाएगा ना पैसा, तो जाएगा। तो डेबिट वाट कम्स इन या क्रेडिट वाट गोज आउट? क्रेडिट वाट गोज आउट। किसी को दिक्कत? चलो 8वां ट्रांजेक्शन भी हो गया सर। 9वां ट्रांजेक्शन लिखे क्या? ट्रांजेक्शन नंबर 9। चलो लिखा है पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि लोन पर इंटरेस्ट पेड किए हैं। लिखे पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी लोन को हिंदी में भी लोन ही लिख देते हैं। लोन पर ब्याज दिया, लोन पर ब्याज, तो ब्याज दिए हैं ना सर, इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिए ना, इंटरेस्ट पेड कर दिए हैं। देखिए यहाँ पर तो इंटरेस्ट देना हमारे लिए क्या है? खर्चा है ना। तो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट बोलिए खर्चा का नाम लिख लिया जाता है। जैसे रेंट दिए, सैलरी दिए, वैसे इंटरेस्ट दिए, तो रेंट सैलरी जैसे लिखते हैं वैसे ही क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट लिखा जाएगा। और पेड कर दिए हैं ना सर, इंटरेस्ट क्या किए हैं? पेड कर दिए हैं। तो पेड कर देने का मतलब पैसा दे दिए, पेड करने का मतलब पैसा दे दिए, और जब पैसा दे दिए तो उसके लिए कैश अकाउंट। आया क्या बात समझ में? बोलो ना। इसमें किसी को दिक्कत? सर मेन इंपॉर्टेंट काम यही है, अगर ये हो गया तो समझो बाकी का काम हो गया। ये समझ में आना चाहिए कि दो अकाउंट की पहचान हमने सही सही किया है कि नहीं किया है। आया बात समझ में? चलो तो इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट। कैश क्या है? एसेट है, इसीलिए रियल अकाउंट। तो अब क्या करेंगे बोलो? नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे और रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे। तो चलो नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलो। डेबिट वाट रहा कि हम बीच बीच में चेक करेंगे आप लोगों को कि ध्यान है कि नहीं क्लास में। नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी एक्सपेंस लॉस को डेबिट करेंगे और इनकम गेन्स को क्रेडिट करेंगे। तो ये क्या है? एक्सपेंस है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस या क्रेडिट ऑल इनकम? डेबिट ऑल एक्सपेंस। सर सबको बोलना है, यहाँ नहीं बोलिएगा तो बाहर नहीं बोल पाइएगा सर, ठीक है। चलिए उसके बाद रियल अकाउंट का रूल पढ़िए। डेबिट वाट, क्रेडिट वाट, मतलब आता है तो जाता है तो बताओगे पैसा आया है कि गया है? अरे सर लोन पर लोन का इंटरेस्ट यानी ब्याज हमने पेमेंट किया है ना, दिया है ना, तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा जाएगा। तो डेबिट वाट कम्स इन या क्रेडिट वाट गोज आउट? बोलो क्रेडिट वाट गोज आउट। समझ गए बात? नहीं समझे बात? नहीं समझे ना? लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट अलाउड ऑन बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट अलाउड ऑन, इसको भी समझा ही देते हैं। चलो देखो, इंटरेस्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है ये। इंटरेस्ट अलाउड ऑन बैंक डिपॉजिट, समझो बात को। कहता है
ध्यान दो इधर, कहता है कि जो बैंक डिपॉजिट किए थे ना, यानी बैंक जो जमा किए थे, उस बैंक जमा पर, बैंक में पैसा जमा करते हैं ना हम लोग, तो जो बैंक में पैसा जमा किए थे उस बैंक जमा पर हमको क्या मिला है? ब्याज मिला है। यानी कि ऐसे लिखेंगे, बैंक जमा पर ब्याज मिला, बैंक जमा पर ब्याज मिला या ब्याज प्राप्त हुआ, ऐसे कहेंगे। तो अब बताओ, यहाँ पर इंटरेस्ट हमको मिला है ना, हमने बैंक में पैसा जमा किया था, मान लो कुछ भी रुपया जमा किया था, 1 लाख 2 लाख कुछ भी, तो उस पर ब्याज मिलेगा 5% 10% जो भी मिलना होगा, बोलो। तो बैंक जमा पर हमको ब्याज मिला है, तो ब्याज मिलने हमारे लिए इनकम हुआ कि नहीं हुआ? तो इनकम का नाम लिखेंगे। लेकिन जब बैंक जमा पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, तो आप लोग बताइए कि क्या हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? सर बैंक में कुछ पैसा जमा किए हैं, उस पर ब्याज मिला, तो बैंक बैलेंस ही ना बढ़ेगा। तो एक तो बैंक बैलेंस बढ़ा, उसके लिए लिखेंगे बैंक अकाउंट, बोलो बैंक अकाउंट। और ये बैंक अकाउंट माने बैंक में पैसा बढ़ा है, क्यों बढ़ा है सर? क्योंकि हमको इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट नाम का हमारे लिए वो इनकम हुआ है। क्या हुआ है? इनकम हुआ है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट इनकम है ना हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्याज हमको मिला है, तो ब्याज मिला है तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हुआ, इनकम हुआ तो इनकम का नाम लिखना पड़ेगा सर, कोई दिक्कत? चलो बताओ, बैंक क्या है? एसेट है, तो बोलो ना रियल अकाउंट। इंटरेस्ट हमारे लिए यहाँ पर क्या है? इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? बोलो ना। तो अब रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे, डेबिट वाट, क्रेडिट वाट, मतलब आता है तो, आ जाता है तो बताओगे बैंक में पैसा आया है कि गया है? आया है, तो डेबिट वाट कम्स इन की क्रेडिट वाट को जाओ। बैंक में पैसा आया है तो डेबिट वाट कम्स इन। किसी को दिक्कत? चलो अब बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट वाट। देखो लास्ट तक सुधर गए कि नहीं सुधर गए? यही टेस्ट करना था हमको। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी खर्च हानि को डेबिट करते हैं और आय लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो बताओगे इंटरेस्ट यहाँ पर क्या है? क्या है? इनकम है ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस होगा या क्रेडिट ऑल इनकम होगा? क्रेडिट ऑल इनकम होगा, बोलो ना, कोई दिक्कत? और इसी के साथ आपका ये टॉपिक, ये क्वेश्चन समाप्त होता है। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। किसी को कोई ट्रांजैक्शन में कोई डाउट? किसी को भी किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी डाउट किसी को नहीं है ना? चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट, नोट कीजिए फटाफट। तो क्या उम्मीद करें कि ये ट्रांजैक्शन सभी के सभी समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? अरे सर न्यू स्टूडेंट, आपको समझ में आया क्या? सबसे पहले 2 अकाउंट की पहचान करनी है। पहला स्टेप 2 अकाउंट की पहचान करनी है। उसके बाद दूसरा स्टेप उनका नेचर पहचान के ये बताना है कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, ठीक है, उनका नेचर पहचान के। तीसरा स्टेप, जब पहचान हो जाए कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, तो तीसरा स्टेप क्या करना है? उनका गोल्डन रूल पढ़ के उनको डेबिट क्रेडिट करना है, रीजन के साथ, है ना? गोल्डन रूल पढ़ के डेबिट क्रेडिट। चलो लिखो जल्दी। कितना टाइम लगेगा जी लिखने में? गेटिंग टू लेट, डू इट फास्ट। तो देखिए बात कुछ ऐसा है कि अगला ट्रांजैक्शन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 2, वो अमेरिकन अप्रोच से दिया है बनाने के लिए। अमेरिकन अप्रोच का मतलब बताए थे आप लोगों को? मॉडर्न अप्रोच को ही अमेरिकन अप्रोच कहा जाता है, बताए थे ना? मॉडर्न अप्रोच को ही अमेरिकन अप्रोच कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन अमेरिकन अप्रोच से दिया है बनाने के लिए, जो कि हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो अगला क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल अप्रोच ही पढ़े हैं, इसलिए हम लोगों को वही क्वेश्चन करना होगा जो ट्रेडिशनल अप्रोच से दिया होगा। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन नंबर 3 को जरा देखेंगे। जिनके पास भी किताब है वो लोग किताब में क्वेश्चन देख पा रहे हैं? मैच हो रहा है क्वेश्चन? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है कि शो द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। सर ट्रेडिशनल अप्रोच से आपको बताना है
कि ये कौन कौन से अकाउंट होंगे, कौन कौन से अकाउंट होंगे, मैंने पर्सनल होगा कि रियल होगा कि नॉमिनल होगा। ट्रेडिशनल अप्रोच में यही 3 पढ़े हैं ना सर हम लोग। तो जल्दी से बोल दो, मशीनरी अकाउंट कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। समझ गए बात? मशीनरी अकाउंट कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट। आगे बोलो, परचेज अकाउंट कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। बस यही तो काम करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। समझ गए बात? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? पूछा है, आइटम लिख करके पूछा है कौन अकाउंट है, तो क्या अकाउंट बता सकते हो? अच्छे से पर्सनल रियल नॉमिनल पढ़े हो ना? और अगर अच्छे से पर्सनल रियल नॉमिनल पढ़े हो तो आराम से बता सकते हो कि ये कौन से अकाउंट है। बता सकते हो? नहीं बता सकते? तो चलो उधर का मिटाए क्या, उस मोहल्ले का, उस मोहल्ले का मिटाए? अरे बोलो ना भाई, बोलते नहीं। इधर का मिटाए, इस मोहल्ले का। चलो देखो, तो करना क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 3 में जरा देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से। करना क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, बातें नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है सर, इधर लिखना है नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ आइटम लिख लीजिए। आइटम माने आइटम्स का नाम, ठीक है। उसके बाद आपको नेम ऑफ अकाउंट बताने हैं। नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट का मतलब चाहे वो पर्सनल हो, चाहे रियल हो या फिर नॉमिनल हो, ये बताना है आपको। समझ गए बात? पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। और तीसरा नंबर में आपको रीजन बताना है कि क्यों है। क्यों, ये हम अपने से जोड़ दिए हैं। क्यों? यस, क्योंकि ये जानना जरूरी है ना। अगर मान लो मशीनरी रियल अकाउंट है, मशीन रियल अकाउंट है, तो क्यों है रियल अकाउंट? क्योंकि वो एसेट है, और कोई भी एसेट रियल अकाउंट होता है। तो कैसे लिखना है सर? तो देखिए, ये 3 कॉलम ऐसे बना लेना है, और आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है मशीनरी। सबसे पहले दिया है मशीनरी, तो यहां लिख लेंगे मशीनरी। बोलो, सबसे पहले मशीनरी। तो मशीनरी कौन अकाउंट है? पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है? रियल है। क्यों रियल है सर? क्योंकि वो एसेट है। तो रीजन समझ में आया क्या? रीजन माने कारण, कारण आपको बताना है। कारण बताना है कि क्यों रियल है वो। लॉजिक समझ में आया क्या? तो कुछ हिंदी माध्यम वाले लोग, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है माध्यम को लेकर, मीडियम को लेके? क्या आप लोग पर्सनल, रियल और नॉमिनल समझ पा रहे हैं अच्छे से? कोई डाउट नहीं ना सर? आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या ऐसे काम कर लीजिएगा? बोलिए, तो कंप्लीट कीजिएगा क्या इसको? अगला लिखा है, किसी के पास किताब है तो बोलिए परचेज। बोलिए तो परचेज। अगला बोलिए सेल्स। सेल्स दिया है अगला? नहीं, इन्वेस्टमेंट दिया है। पॉइंट नंबर 3 देखो ना, हमको क्या है उल्टा दिख रहा है। चश्मा वाला लोग तो ऐसे ही बदनाम रहते हैं। सेल्स है, अरे इन्वेस्टमेंट उसके नीचे लिखा है। चलो सेल्स है। चौथा नंबर बोलो, रेंट। 5वां इन्वेस्टमेंट। पहले ये तो पढ़ लो ट्रेडिशनल, अभी इसी में बहुत पढ़ना है। इस पे जब तक अच्छे से कमांड नहीं होगा तब तक अमेरिका नहीं शुरू करेंगे। रेंट, अरे मजे की बात देखो ना, ये पढ़ाए हैं क्या आप लोगों को? आउटस्टैंडिंग शब्द के बारे में बताए हैं ना सर, बहुत डिटेल में चर्चा किए थे हम लोग, याद है? आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है सर, किराया बाकी रखना। अच्छा, रेंट लगा है इसलिए बकाया माने बाकी है। और किसी भी खर्च को जब हम बाकी लगा देते हैं तो कर्जा हो जाता है। और कर्जा कोई भी कौन अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में भी कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। या ये भी तो टॉपिक पढ़ाए थे कि अगर किसी एक्सपेंस के, किसी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में
किसी नॉमिनल अकाउंट के पहले या बाद में, जैसे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड या अक्रूड, इस तरह के शब्द अगर लग जाते हैं तो फिर वो नॉमिनल अकाउंट नहीं रहता है, बल्कि वो बदल के पर्सनल अकाउंट बन जाता है। और पर्सनल में भी कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बताए थे क्या? बोलो ना। तो बन जाएगा सर। चलिए आगे बोलिए। कैश अकाउंट। अगला बोलिए। बैंक डिपॉजिट। अगला बोलिए, बोलो ना अगला। बैंक डिपॉजिट के बाद जिसके पास किताब है वो बोलो जल्दी जल्दी। क्या नहीं बोल रहे हैं जी पंडित जी? बोलिए इधर। बैंक डिपॉजिट के बाद 10वां नंबर क्लोजिंग स्टॉक। 10वां नंबर डिस्काउंट है, अलाउड है वो, अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, ALLOUD, अलाउड। अलाउड बने दिया, डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट देना हमारे लिए नुकसान है ना, लॉस है ना। मान लो 100 रुपये का सामान है, डिस्काउंट दे दिए, 90 रुपये में बेच दिए, 10 रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो डिस्काउंट देना हमारे लिए लॉस है, इसीलिए वो कौन अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। कोई दिक्कत? तो क्या ऐसे ही बाकी का सारा काम कर लीजिएगा? तो जैसे आगे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? परचेज कौन अकाउंट है? क्यों नॉमिनल अकाउंट है सर? क्योंकि वो एक्सपेंस है। सेल्स क्या है? ये भी नॉमिनल है। क्यों नॉमिनल है? क्योंकि सेल्स इनकम है। रेंट कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि रेंट क्या है? एक्सपेंस है। इन्वेस्टमेंट कौन अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है, क्योंकि हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, माने पैसा कमाते हैं हम लोग। और कोई भी सोर्स या रिसोर्स जिससे पैसा कमाई होता है उसको क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। समझ गए बात? चलो बताओ, रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है? पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि आउटस्टैंडिंग होने की वजह से वो लायबिलिटी हो जाता है, कर्जा हो जाता है। क्या हो जाता है? कर्जा। और कोई भी कर्ज क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट कहलाता है। पर्सनल में भी कौन सा पर्सनल? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। चलो बताओ, कैश क्या है? कैश रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि एसेट है। बैंक डिपॉजिट क्या है? ये भी रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि बैंक डिपॉजिट भी एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ये भी रियल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि स्टॉक है। स्टॉक क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, मतलब एसेट होता है। अरे स्टॉक संपत्ति नहीं है हमारे लिए। बिजनेस में अगर हमारे पास ढेर सारा स्टॉक पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, तो हमारे लिए संपत्ति नहीं है? है सर। चलिए बताइए, डिस्काउंट अलाउड क्या है? क्यों नॉमिनल अकाउंट? क्योंकि डिस्काउंट अगर हम किसी को देते हैं तो हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। समझ रहे हो बात? बोलो ना। तो ऐसे ही बाकी का काम कर लीजिएगा क्या आप लोग? बोलो ना। तो टोटल मिला के 16 को दिया है, 10 को तो हम आपके सामने करके दिखा दिए, बाकी का 6 को आप लोग कर लीजिएगा। बोलिए ना, बाकी का 6 को कर लीजिएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो आज चूंकि समय हो चुका है, आज हम लोगों ने अच्छा पढ़ाई किया है ना। क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट किया, सॉरी 1 को कंप्लीट किया। 2 चूंकि अगले कॉन्सेप्ट से था तो 2 को छोड़ के 3 नंबर हम लोगों ने कंप्लीट किया। 11 नंबर क्या है इसमें? डिस्काउंट रिसीव्ड। 11 नंबर है डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव का मतलब छूट मिला, और छूट मिलना तो हमारे लिए इनकम है ना, प्रॉफिट है ना। और इनकम प्रॉफिट कौन अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। तो डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत? हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूं कि आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे इसको। मेरे तरफ से आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।